Good morning, friends. My name is Nikul Waja and you're watching our YouTube channel Easy Learning. तो बहुत दिनों के बाद आज मुझे मौका मिला है वीडियो रिकॉर्ड करने का, तो let's start with our continuing chapter basic accounting terms. Okay, so in last class we have discussed till what is expenditure. Okay, so in this we will continue with what is expense. Let's start. देखिए एक्सपेंस क्या होता है वो समझना पड़ेगा. एंड एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन. क्या है? कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन. जो काम किया है उसको कंप्लीट करने के लिए जो कॉस्ट लगता है वो दैट अ कंपनी इनकर टू जनरेट रेवेन्यू. ठीक है, कंपनी कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करती है और उस एक्टिविटी से जो वो रेवेन्यू जनरेट करती है और उस जनरेशन के लिए जो खर्चा आया है उसको बोलते हैं एक्सपेंस. एज द पॉपुलर सेइंग गोज, इट कॉस्ट मनी टू मेक मनी. सही तो है, पैसा ही पैसा बनाता है, यही कहा गया है. कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा. दो टाइप का एक्सपेंसेस है. सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस और दूसरा है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. सबसे पहला एक्सपेंस रिलेटेड टू कंपनीज मेन एक्टिविटी, रिलेटेड टू मेन एक्टिविटी सच एज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस एंड रेंट. कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो बिजनेस एक्टिविटी से डायरेक्ट होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट होते हैं. ठीक है, और वही सारे एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं. जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैंने मटेरियल परचेज किया, मैंने उसमें थोड़ा बहुत लेबर चार्जेस लगाया, आउटवर्ड इनवर्ड चार्जेस लगाया, तो ये हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स में आते हैं. देन मेरी एक ऑफिस है, ठीक है, कंपनी की एक ऑफिस है जहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क रहता है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रहता है, तो वहां पे भी एक कॉस्ट आती है, तो उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन फी या एक्सपेंस. मेरी ऑफिस है लेकिन खुद की नहीं है, भाड़े पे लिए, रेंट पे लिया हुआ है, तो मुझे रेंट पे करना पड़ेगा. तो ये कुछ एग्जांपल है ऑपरेटिंग एक्सपेंस की. अब बात करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होते लेकिन उसके सपोर्टिव में होते हैं. लिखा क्या है? एक्सपेंस नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस कोर ऑपरेशन. Common example include interest charges and other costs associated with borrowing money. ठीक है, आपको बिजनेस करना है लेकिन आपने पैसे कहां से लिए? बैंक में से उधार लिए, लोन लिया. तो आपने जो लोन लिया आप उस पर इंटरेस्ट पे करोगे, तो जो वो इंटरेस्ट है उसको हम फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं. ठीक है, इंटरेस्ट चार्जेस बोलते हैं. वो बिजनेस की मेन एक्टिविटी, कोर एक्टिविटी, जो मेन ऑपरेशन है उससे डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में होगा. ठीक है, अब बात करते हैं इनकम. इनकम क्या होता है? इनकम इज मनी और सम इक्विवेलेंट वैल्यू दैट एन इंडिविजुअल और बिजनेस रिसीव्स यूजुअली इन एक्सचेंज फॉर प्रोवाइडिंग अ गुड और सर्विस और थ्रू इन्वेस्टिंग कैपिटल. क्या कहा गया? मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और उसमें से मैं अपनी कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा और उस एक्टिविटी की जरिए मैं एक रेवेन्यू जनरेट करूंगा. ठीक है, उसी रेवेन्यू में से जो जनरेट हुआ है उसमें से मुझे मिलेगा इनकम, जो विच इज इक्विवेलेंट समथिंग वैल्यू. ठीक है, इनकम इज यूज्ड टू फंड डे टू डे एक्सपेंडिचर. सही तो है, जब हम कमाएंगे तभी तो हम अपने जो भी दिन के खर्चे होते हैं या जो भी हमारे मिसलेनियस खर्चे होते हैं उसको हम फंडिंग कर पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. बिजनेस इनकम कैन रेफर टू अ कंपनीज रिमेनिंग रेवेन्यू आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सपेंस एंड टैक्सेस. ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट में हम सेल्स दिखाते हैं जो कि वो हमारा रेवेन्यू है, और उसमें से हम माइनस करते हैं हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसके बाद हमें मिलता है प्रॉफिट, जिसको हम बोलेंगे इनकम. तो ये वही फॉर्मूला है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट और इनकम.
In this case, income is referred as earnings. Most forms of income are subject to taxation. जो भी इनकम होती है वो सब्जेक्ट टू टैक्सेशन होती है, क्योंकि हमें उस पर टैक्स पे करना रहता है। अभी इनकम भी दो टाइप की होती है, सबसे पहले ऑपरेटिंग इनकम और उसके बाद है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एक्सपेंस भी दो टाइप के थे, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग। वैसे भी इनकम ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग इनकम क्या है? जो कोर बिजनेस एक्टिविटी से जनरेट हुआ है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है? जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अभी मैं बताता हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जैसे मेरा कपड़े बेचने का बिजनेस है, तो मैं कपड़े बेच के जो बिजनेस कमाऊंगा, मैं इनकम कमाऊंगा, वो मेरे लिए ऑपरेटिंग इनकम है। लेकिन मैं बहुत सालों से बिजनेस कर रहा था, मेरे पास अभी एक्सेस फंड पड़ा है, उसको मैंने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर डिविडेंड मिल रहा है, जो भी कुछ मिल रहा है, ये मेरी अदर इनकम है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो मेरे ऑपरेशन से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। ओके, देन प्रॉफिट और गेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट describes the financial benefit realized when revenue generated from a business activity exceeds the expense, cost and tax involved in sustaining the activity in question। कहा गया ये है कि जो रेवेन्यू आप कमाते हो उसमें से जितने आपने खर्चे किए उस रेवेन्यू को कमाने के लिए उसको माइनस करो और देन आपके पास जो भी बचेगा उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट। एनी प्रॉफिट on funnel back to business owner who choose or to either pocket the cash or reinvest it back into the business। देखो, जो प्रॉफिट आया है, प्रोप्राइटर की बात करते हैं, तो आइदर वो प्रोप्राइटर क्या करेगा, अपने पास रखेगा या फिर उसको री इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, दो ही ऑप्शन है। प्रॉफिट, आइदर ही विल री इन्वेस्ट द प्रॉफिट इन द बिजनेस और retain the profit with him। Profit is calculated as total revenue less total expenditure। Formula is given। अब गेन, ये थी हमारी प्रॉफिट की बात। अब करते हैं गेन क्या है। सुनने में एक जैसा है लेकिन है नहीं, दोनों का थिन लाइन का डिफरेंस है। सबसे पहले, अ गेन इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट और अ प्रॉपर्टी। सिंपल है। प्रॉफिट क्या है? मैंने रेवेन्यू कमाया, उसमें से कुछ खर्चा माइनस किया, वो हमारा प्रॉफिट। लेकिन गेन क्या है? मेरे पास कुछ एसेट है, उस एसेट में थोड़ा बहुत इंक्रीज आया है। जैसे कि मेरे पास एक कार है, मैंने उसको खरीदा था 5 लाख रुपए में, ठीक है, तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो 5 लाख पे वैल्यू है। लेकिन कुछ समय के बाद उस कार की वैल्यू बढ़ गई, 5.5 लाख हो गई, तो जो 50,000 रुपीज इंक्रीज है वो मेरा गेन हुआ। और गेन ओनली ट्रूली मैटर व्हेन द एसेट इज सोल्ड एंड द गेन आर रियलाइज्ड एज प्रॉफिट। एन एसेट में सी many unrealized gain and losses between purchase and sale because the market is constantly reassessing the value of asset। ठीक है, ये मार्केट पे डिपेंड करता है। आपके पास जो फिक्स असेट्स है, ठीक है, वो आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेंटेन, बुक वैल्यू पे मतलब रिकॉर्ड करके रखा होगा, लेकिन उसकी वैल्यू मार्केट के हिसाब से चेंज होती रहती है। आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास घर है, आपके पास कोई लैंड है, कोई प्लॉट है, कोई बिग मशीनरी है, इन सब की वैल्यू मार्केट में चेंज होती रहती है। और आफ्टर सेलिंग दैट एसेट, इफ यू रियलाइज एंड इंक्रीज अमाउंट इन द एसेट, देन दैट वैल्यू विल बी नोन एज गेन। ठीक है, प्रॉफिट इज रिलेटेड टू ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, वेयर एज गेन इज रिलेटेड टू सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो प्रॉफिट है वो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है, और जो गेन है वो आपकी फिक्स असेट्स को सेल करने पे जो मिला है एक्स्ट्रा अमाउंट, उससे रिलेटेड है। ओके, प्रॉफिट कैसे होते हैं? 3 होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि मैंने सेल्स किया और उस सेल्स से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस को मैंने माइनस कर दिया, तो वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है उस पे से मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने माइनस कर दिए, वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सैलरी, रेंट और स्टेशनरी एक्सपेंस, ये सब।
ठीक है। और नेट प्रॉफिट क्या है, तो क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और माय फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, आज के लिए ये लास्ट टॉपिक रहेगा, द डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड स्टॉक। डेटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, और स्टॉक क्या होता है। अ डेटर इज अ पर्सन, कंपनी और अदर एंटिटी दैट ओस मनी। ये डेटर वो लोग होते हैं, वो कंपनी होती है या कोई एंटिटी होती है जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड द डेटर हैज अ डेट और अ लीगल ऑब्लिगेशन टू पे द अमाउंट ओन। उनकी ऑब्लिगेशन है कि हमको पेमेंट करने की। ठीक है, हमने कुछ सामान बेचा था उनको 3 मंथ्स के क्रेडिट पीरियड पे, अब तक उन्होंने पैसा नहीं दिया तो वो हमारे डेटर्स हुए। द पार्टी टू हुम द क्रेडिट हैज बीन ग्रांटेड इज डेटर। जिसको हमने क्रेडिट ग्रांट किया, मतलब उधारी दी है, तो वो हमारे लिए डेटर्स हुआ। For example, Mr. A purchased some goods from XYZ Limited and did not pay the amount at the end of the accounting period, then Mr. A will be considered as debtor in the books of XYZ Limited. वही मैंने जो कहा, ठीक है, XYZ ने कुछ सामान बेचा था, उसने क्रेडिट पीरियड ग्रांट किया मिस्टर ए को और मिस्टर ए ने पैसे नहीं चुकाए थे, तो वो हमारे लिए डेटर्स है। अब क्रेडिटर्स, डेटर का ही उल्टा होता है क्रेडिटर्स, जिसपे पैसे लेने नहीं होते, देने होते हैं। Creditor is a person, a bank or other enterprise that has lent money or extend credit to another party. मतलब क्या है, क्रेडिटर कौन है, तो कोई इंसान है, कोई पर्सन है, कोई बैंक है, कोई इंस्टीट्यूट है या कोई एंटिटी है जिसने पैसे उधार पे दिए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिस्टर XYZ लिमिटेड परचेज some goods from Mr. A and did not pay the amount at the end of the accounting period, then Mr. A will be considered as creditor in the books of XYZ. ऊपर का ही जो एग्जांपल है उसको मैंने रिवर्स कर दिया। ठीक है, ऊपर में क्या था, मिस्टर ए ने कुछ परचेस किया था, पैसे नहीं दिए थे। अभी XYZ ने परचेस किए, लिमिटेड ने परचेस किया और इसने पैसे नहीं दिए मिस्टर ए को। ठीक है, यही है। लास्ट स्टॉक। स्टॉक होता क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट पे हम ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं। ठीक है, स्टॉक इज द फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी दैट अ कंपनी हैज ऑन हैंड। हैज ऑन हैंड, मेरे हाथ में क्या है, कौन सी इन्वेंटरी, कौन से गुड्स है, वो हमारा स्टॉक है। एंड अवेलेबल फॉर सेल, जो हमारे रेडी टू सेल है। दिस गुड्स, those goods which are left unsold in the business at the end of the accounting year, the goods unsold at the end of the accounting year are called closing stock. ठीक है, जो गुड्स बिके नहीं है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में या फिर हमारे गोडाउन में है, तो हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एज अ क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। The same stock is called opening stock at the beginning of a new accounting year. जो लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक था वो नेक्स्ट ईयर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे, और भी थोड़े बहुत टर्म्स बाकी है। ठीक है, अकाउंट्स में बहुत रिपीटेडली बेसिस पे यूज होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। टिल दैट, हैव अ गुड डे एंड सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, हैव अ गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।